स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज हम कंटिन्यू करते हैं सैंपल पेपर 3 के सेक्शन सी से। ओके, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने सेक्शन ए एंड बी हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम सेक्शन सी से कंटिन्यू करते हैं। ओके, देन आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेक्शन सी के पहले केस स्टडी 1 का एक फैक्टर ट्री बनाया हुआ है। ओके, इसका क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। ओके, a mathematics exhibition is being conducted in your school. One of your friends is making a model of a factor tree. He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience. Okay, तो एक किसी स्टूडेंट ने एक फैक्टर ट्री बनाया है एंड इस फैक्टर ट्री के कंप्लीशन के लिए वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। ओके, तो आते हैं। तो आपने फैक्टर ट्री देख लिया जहाँ पे x है, इसके फैक्टर्स क्या लिखे हैं 5 एंड 2783 एंड 2783 के फर्दर फैक्टर्स क्या हैं y 253 एंड इसके भी फर्दर फैक्टर्स क्या हैं 11 इंटू z। ओके, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। then x will be equal to 5 into 2783 का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13915। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं अपने इस फैक्टर ट्री में हम x की जगह पे लिख सकते हैं ये जो भी वैल्यू हमको ऑब्टेन हुई दैट इज 13915। ओके, देन 13915 हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 42 में हमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। देन हमें y की वैल्यू ये पूछ रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2783 डिवाइडेड बाय 253। ओके, देन हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2783 डिवाइडेड बाय 253। देन इसको जब हम डिवाइड करेंगे देन हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी y की 11। ओके, एंड y इज इक्वल टू 11 हमारा ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था। हमें फैक्टर ट्री गिवन है जिसमें हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी जो हमने निकाल दी। x इक्वल्स 5 इंटू 2783 जिसकी वैल्यू आ गई 3915 जो हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहा था। एंड क्वेश्चन नंबर 42 में हमें y की वैल्यू पूछ ली गई जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2783 डिवाइडेड बाय 253। ओके, देन y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 11 जो हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रही थी। ओके, एंड देन आते हैं हम लोग इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 43 पर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से। उससे पहले हम y की जगह पे इसकी वैल्यू प्लेस कर लेते हैं जो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन से निकाली थी दैट वाज 11। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि z की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसा हमें पता है कि हम 253 को उसके एक फैक्टर 11 से अगर डिवाइड कर देंगे तो z की वैल्यू निकल आएगी। तो हम 253 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 23। ओके, तो z की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 23 एंड z इज इक्वल टू 23 हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब अब हम इस फैक्टर ट्री में z को रिप्लेस करके कितनी वैल्यू लिख देंगे 23। ओके, तो z की वैल्यू आ गई 23। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 44 पे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, देन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 3915 यानी ये जो हमारा x था 3915 ये किस तरह का नंबर है। ओके, देन ऑप्शन ए है हमारा कॉम्पोजिट नंबर, ऑप्शन बी है प्राइम नंबर, ऑप्शन सी है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऑप्शन डी इवन नंबर। ओके, तो इवन तो ये हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5 है। ओके, प्राइम नंबर ये हो नहीं सकता क्योंकि इसके क्या है काफी सारे फैक्टर्स है।
ओके, देन ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर प्राइम नहीं है, नाइदर प्राइम नो कंपोजिट, ओके, देन हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ए जो है कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो ये जो हमारा गिवन वैल्यू है x जो है 13, 9, 15, ये कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, तो इस तरह से हमने केस स्टडी 1 के पहले 4 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 45 में हमको क्या पूछा गया है कि 13, 9, 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 13, 9, 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 5, 11, 11 एंड 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 जो हमसे पूछा गया है उसमें क्या हो गया, इसके फैक्टर्स बताने, देन इसके फैक्टर्स क्या हो गया, 5 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो गया, 11 की पावर 2 एंड 23। ओके, तो हमारे पास 13, 9, 15 की फैक्टर्स क्या आ गए, 5, 11 स्क्वायर इंटू 23, एंड ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन सी से। ओके, तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 45 भी कंप्लीट कर लिया। ओके, तो हमारा केस स्टडी 1 यहाँ भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आएंगे हम लोग केस स्टडी 2 पे, जिसके फर्दर 5 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आई थिंक इस केस स्टडी 1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें सिंपल एक फैक्टर ट्री गिवन था जिसमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो हमने x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड रेस्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर हमने इसी फैक्टर ट्री को यूज करके दे दिए। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 45 बस आपको ध्यान रखना था कि इसके फैक्टर्स पूछे गए थे, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है, 5 इंटू दिस, एंड ये फर्दर डिवाइड हो गया 11 इंटू 253, एंड ये फर्दर डिवाइड हो गया 11 इंटू 23। तो हमने जो फैक्टर्स थे, जिनके फैक्टर्स नहीं हो पा रहे थे, वही फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, 13, 9, 15 के फैक्टर्स होंगे, जो हमको मिलेगा 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23। ओके, तो ये था हमारे केस स्टडी 1। नेक्स्ट आएंगे हम लोग केस स्टडी 2 पे। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं केस स्टडी 2 के प्रॉब्लम से। ओके, तो केस स्टडी 2 का मैंने एक यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है, आप इस ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इस केस स्टडी 2 का मैं केस बता देता हूँ क्या है। ओके, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म मैनी इलेक्ट्रिक वायर्स गॉट बेंड एंड मैनी ब्रोक। मिस्टर प्रभाकर ऑब्जर्व द शेप ऑफ बेंड वायर in front of his house. He drew its shape in a graph as shown. Okay, तो उन्होंने उस टूटे हुए तार का इस तरह से शेप बना दिया। ओके, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, एंड इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके, देन हमें क्या पता है, तो हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है, द शेप इन विच वायर इज बेंड। ओके, तो ये जो वायर बेंड हुआ है इसका शेप क्या है, तो ऑप्शन से बता देता हूं। ऑप्शन ए गिवन है स्पाइरल, ऑप्शन बी एलिप्स, ऑप्शन सी लीनियर एंड ऑप्शन डी पैराबोला। ओके, तो हम जानते हैं ये शेप कैसा है, पैराबोला जैसा है। इसका मतलब 46 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, दैट इज पैराबोला। ओके, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, हमें बस इसका शेप बताना था। हमें ऑप्शंस 4 गिवन थे, एंड क्योंकि हमें पता है ये ऑप्शन ये शेप किस तरह का है, पैराबोला शेप का है, तो हमने ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ वायर। तो इस शेप ऑफ वायर की वजह से पॉलिनोमियल के जो भी इक्वेशन बनेगी उसके कितने जीरोस हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टोटल 2 कोऑर्डिनेट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि इसके पॉसिबल जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2, एंड ये है हमारा ऑप्शन ए। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 47 भी हो गया। ओके, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 2 जगह पे कट कर रहा है, तो वही 2 पॉइंट्स उसके जीरोस हो जाएंगे। अगर एक ही जगह पे कट करता देन 1 0, या फिर कट ही नहीं करता देन 0, इसके इस इक्वेशन के जीरोस हो जाते हैं। ओके,
देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 48 पे हमको क्या गिवन है, द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आर। ओके, तो इस पॉलिनोमियल, यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म होगी उसके zeros कौन कौन से होंगे, तो zeros वही होंगे जिन कोऑर्डिनेट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ओके, तो आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, एक तो एक्स पे -1 पे एंड दूसरा एक्स पे 3 पे। ओके, तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो जाएंगे, -1 एंड 3। ओके, तो देखते हैं -1 एंड 3 कौन से ऑप्शन है। -1 एंड 3 हमारे ऑप्शन नंबर बी है। ओके, देन इस जो भी क्वेश्चन यहाँ बनेगी उसके पॉसिबल zeros कौन कौन से हो गए, -1 एंड 3। ओके, -1 क्योंकि इस साइड एक्स एक्सिस पे कट कर रहा था एंड 3 क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस पे कट कर रहा था। तो इसके आंसर्स आ गए -1, 3 जो हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहे हैं। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 49 से। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है मैं बता देता हूँ। What will be the expression of the polynomial? तो मीन्स इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल फॉर्म होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। एक्सप्रेशन मीन्स क्या हो गया, दैट इज उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हमें दिख रहा है कि ये कौन सा शेप है, पैराबोला शेप है एंड पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिनोट करता है। ओके, देन पैराबोला के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एंड हमारे पास पहले से ही दो रूट्स हैं जो है -1 एंड 3। ओके, जो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किए थे। देन हम अल्फा की जगह पे -1 एंड बीटा की जगह पे 3 पुट कर देते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0। ओके, तो हमें पता है क्या कि यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन मिल गया एक्स स्क्वायर -2x -3। तो ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया इस पॉलिनोमियल के लिए। ओके, तो मैच कर लेते हैं ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, ये हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रहे हैं। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था, हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था एंड एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको फॉर्मूला पता है। एंड क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला आपको ये मेन चीज याद होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा देन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल्स 0 जो हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रहा था। ओके, देन आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है वो मैं बता देता हूं। What will be the value of polynomial if x is equal to 2? मीन्स अगर हम x is equal to 2 रख देते हैं देन इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ओके, तो हमने x की जगह पे वैल्यू 2 पुट कर दी, तो जहां जहां x है वहां 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम ऊपर से इक्वेशन देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है दैट इज 2 का स्क्वायर, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमको 4 मिल गया एंड 2 इंटू 2 4 एंड -3, देन 4 एंड -4 कितना हो गया 0 एंड 0 -3 कितना आ गया आंसर -3। ओके, देन -3 देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन डी। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा सैंपल पेपर 3 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो आपको सैंपल पेपर 3 में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आप तक जल्दी से पहुंच जाएगा। ओके,
देन आप मेक श्योर कि आपके ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स जितने ज्यादा क्लियर होंगे उतना ही इजी आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो जाएगा। ओके, एंड उतना ही इजी प्लस आपके लिए टाइम कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम आपको जितना ज्यादा बचाना है, क्योंकि आपको OMR शीट में भी आपको फिल करना होगा एंड आपको अपने आंसर्स वापस रिचेक करने होंगे। ओके, एंड मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स इस तरह से चेक करें कि आपको जिस सेक्शन में जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपने उतने के ही आंसर्स अपने OMR शीट में फिल कर रखे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड मेक श्योर कि आप 16 के 16 क्वेश्चंस जिस जिस सेक्शन में, जैसे सेक्शन ए में आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आप पूरे के पूरे 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, सेक्शन बी में भी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, एंड सेक्शन सी में आप एनी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि CBSE में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको सारे अटेम्प्ट करना, मीन्स जितने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए उतने अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। ओके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके गलत आंसर के आपके मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे, उसके तो सिर्फ 0 ही मिलेंगे। बट मेक श्योर कि आपके जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। ओके, तो आपको किसी टॉपिक पे अगर आपका डाउट होता है तो आप टॉपिक भी हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन मैं आप तक जल्दी से पहुंचा दूंगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।